हॅलो हॅलो हॅलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से कमारो, कसा है तुम्ही? के हालचाल कमना छो? कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर चल रहा है। प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स की बातें हो रही हैं। 5 हार्मोन्स के बारे में हमने बता दिया है, नाम ले चुके हैं। 5 हार्मोन्स प्लांट में मिलते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। 3 फाइटो हार्मोन ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। और 2 हार्मोन को हम ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन कंसीडर करते हैं: एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। इथिलीन वैसे जो है ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन भी कंसीडर होता है, बट लार्जली जो है इथिलीन ग्रोथ इनहिबिट करता है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ऑक्सिन का डिटेल फिनिश किया। ऑक्सिन का फंक्शन या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ऑक्सिन का यूज या फिर एप्लीकेशन हमने फिनिश किया। ऑक्सिन को हम एजेंट ऑरेंज नाम देते हैं। जो है वियतनाम और यूएस कंट्री में जो है फाइट हो रहा था, तो वहां पर फॉरेस्ट को एक्सपोज करने के लिए डिफॉलिएशन 2,4-D 2,4,5-T सिंथेटिक ऑक्सिन यूज किया गया था। ये कुछ 1960 या 70 के आसपास की स्टोरी है। एजेंट ऑरेंज नाम दिया था। ठीक है, सिट्रस प्लांट के वाइल्ड वेराइटी को पूरी तरीके से डिफॉलिएट करवाया गया था। बात आगे ले चल रहा हूं। नेक्स्ट हार्मोन इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूं, जिब्रेलिन। उसके पहले कुछ पॉइंट्स रखना चाहूंगा ऑक्सिन से रिलेटेड, समझिएगा प्लीज। यहां पर विथ रेफरेंस टू ऑक्सिन कुछ बातें रख रहा हूं, ज्यादा बातें नहीं, कुछ बातें रख रहा हूं। पहला तो ऑक्सिन, नीड योर फुल अटेंशन, ऑल्सो कॉल्ड रूट सेटिंग हॉर्मोन्स। ऑक्सिन ऑल्सो कॉल्ड रूट सेटिंग हार्मोन, या इसका फेमस टर्म है रूटोन भी नाम देते हैं। रूट सेटिंग हार्मोन या रूटोन आपने जो है समझा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। स्टेम कटिंग वगैरह में या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम NAA और IBA का यूज करते हैं फॉर प्रमोशन ऑफ रूट, लैटरल रूट बाय इंड्यूसिंग द पेरिसाइकल पार्ट। रूट आता है, लैटरल रूट का फॉर्मेशन। रूट सेटिंग हार्मोन्स यूज करते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ऑक्सिन का। दूसरा यहां पर एक केमिकल है ट्रोमैटिक एसिड। ट्रोमैटिक एसिड थोड़ा सुनिएगा। बाय नेचर it is auxin. Chromatic acid by nature it is auxin, involved in healing of wound या injury, thus traumatic acid also called by nature ऑक्सिन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हीलिंग हार्मोन। या तो ट्रोमैटिक एसिड को हीलिंग हार्मोन बोल दो, केमिकल नेचर इसका ऑक्सिन है तो ऑक्सिन को भी हम टैग दे सकते हैं हीलिंग हार्मोन। तो ऑक्सिन RSH, रूट सेटिंग हार्मोन को सिंपल में RSH या रूटोन नाम देते हैं। ठीक है, और तीसरा एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, मैलिक हाइड्राजाइड, it is a kind of ester of IAA. Malic hydrazide, a kind of ester of indole acetic acid used to prevent growth of buds of potato. Thus potato can be stored for long time.
सो रूटोन और हीलिंग हार्मोन मेन था जो ऑक्सीजन से रिलेटेड मुझे बताना था। यहां पर ऑक्सीजन फिनिश किया इरेज करके। नेक्स्ट जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन स्टार्ट कर रहा हूं। सेकंड ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन जिब्रेलिन्स। सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा, मेंटली यही रहिएगा। लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में थोड़ा सुनिएगा। मैं बोल रहा हूं इट इज जिब्रेलिन्स, इट इज weak acid compounds having Gibbon ring, ये एज इट इज याद रखना होगा। involved in elongation of cells and elongation of internodes in plant। अर्ली 1800 में या कहीं कहीं पर मेंशन है अ सेंचुरी अगो, अर्ली 1800 में जिब्रेलिन्स के बारे में बात सुनिएगा। स्टोरी है जापान की। जापान में फार्मर्स राइस की खेती कर रहे थे, फार्मिंग कर रहे थे। जापान के फार्मर अपने फील्ड में राइस की फार्मिंग कर रहे थे। फार्मर्स ने ऑब्जर्व किया कि राइस के फील्ड में कुछ राइस के सीडलिंग्स, राइस जर्मिनेट हुआ, राइस का सीड जर्मिनेट हुआ। कुछ राइस के सीडलिंग में अजीबो गरीब सिम्टम्स आ गए हैं। ध्यान दीजिएगा, राइस के सीडलिंग में कुछ सिम्टम आए। वो सिम्टम थे कि राइस का सीडलिंग थिन था, पेल येलो कलर का था, स्पिंडल शेप का था, स्टेराइल था राइस का सीडलिंग, और द लेंथ ऑफ सीडलिंग 50% से ज्यादा टॉल हो चुका था एज कंपेयर टू हेल्दी राइस सीडलिंग। जापान की स्टोरी है, अर्ली 1800 की स्टोरी है। फार्मर ने ऑब्जर्व किया कि कुछ राइस सीडलिंग दे अपीयर थिन, पेल येलो इन कलर, स्पिंडल शेप, height of the rice seedling it is 50% longer than the healthy rice seedling, and the rice seedling become sterile। ये जो सिम्टम हमने बताया, ये सिम्टम था एक डिजीज का नाम था फुलिश डिजीज या बेकेन डिजीज या बेकेन। बात समझिएगा। सो फ्यू राइस सीडलिंग इन राइस फील्ड को हो गया फुलिश डिजीज या बेकेन डिजीज। फुलिश डिजीज या बेकेन डिजीज जिन राइस सीडलिंग को हुआ जापान के राइस फील्ड में, फार्मर के राइस फील्ड में, क्या सिम्टम था बता दिया मैंने। थिन हो गया राइस सीडलिंग, पेल येलो कलर का हो गया, और स्टेराइल हो गया, स्पिंडल शेप का राइस सीडलिंग दिख रहा था, और लॉन्गर हाइट था, लेंथ था 50% मोर देन हेल्दी राइस सीडलिंग। फार्मर्स को टेंशन आया, उनका नुकसान हो रहा था। बहुत सारे राइस को जो है फुलिश डिजीज हो गया। भागे भागे पहुंचे साइंटिस्ट के पास। मेन साइंटिस्ट जो कि जापान में प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। पैथोलॉजिस्ट, पैथोजन पर ये साइंटिस्ट काम कर रहे थे। पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग एजेंट। नाम था ई कुरोसावा। बाय द वे जो मैं आगे स्टोरी बताने वाला हूं, इस स्टोरी का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये काल्पनिक स्टोरी है, बात समझिएगा। लेटर ऑन, ये 1800 के बाद थी, बहुत टाइम के बाद, बहुत ज्यादा टाइम के बाद 1918 में साइंटिस्ट होरी, HORI 1918 में साइंटिस्ट होरी, 1926 में साइंटिस्ट ई कुरोसावा, KUROSAWA, कुरोसावा, इन्होंने फाइंड आउट किया
कि राइस सीडलिंग को क्या हो गया, किसने अटैक किया, किसकी वजह से डिजीज हो रहा है, तो ई कुरोसावा का नाम सबसे ज्यादा फेमस हुआ। 1926 में इन्होंने फाइंड आउट किया कि ये जो फुलिश डिजीज, ये जो बेकन डिजीज राइस सीडलिंग को हुआ, जिसकी वजह से कुछ सिम्टम आया, इसके पीछे है एक फंगस का अटैक, और फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। और ये जिब्रेला फ्यूजिकुरोई ये एडवांस फॉर्म है, ये परफेक्ट स्टेज या परफेक्ट फॉर्म है। इस जिब्रेला फ्यूजिकुरोई फंगस का प्रीवियस नाम था फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्मे। फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्मे याद करो, ये दोनों फंगस मैं आपको बता चुका हूं। फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्मे इम्परफेक्ट स्टेज जो है जिब्रेला फ्यूजिकुरोई का, जिब्रेला फ्यूजिकुरोई परफेक्ट स्टेज जो है फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्मे फंगस का। फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्मे फंगस जो कि इम्परफेक्ट स्टेज जो है, ये बिलोंग करता है ड्यूट्रोमाइसिटीज क्लास ऑफ द फंजाई। और जब इस फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्मे जो कि इनिशियली ड्यूट्रोमाइसिटीज क्लास में प्लेस किया गया था, और आपको तो पता है, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता करिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने जो है फंगस, किंगडम फंगस में आपको बताया था ड्यूट्रोमाइसिटीज आर्टिफिशियल क्लास है, हर वो फंगस को फेंका गया डस्टबिन क्लास में। इम्परफेक्ट फंजाई क्लास में एक डस्टबिन क्लास है, आर्टिफिशियल क्लास है, हर उस फंगस को रखा गया है ड्यूट्रोमाइसिटीज में जिन फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं डिस्कवर हुआ। बाद में जब फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्मे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हुआ, तो इसका परफेक्ट स्टेज फाइंड आउट हो गया, तो इसको माइसिटीज में ऑन द नेम ऑफ जिब्रेला फ्यूजिकुरोई रखा गया। बात पकड़ा। और इवन ई कुरोसावा स्टेराइल एक्सट्रैक्ट ऑफ जिब्रेला फ्यूजिकुरोई लिया, जिब्रेला फ्यूजिकुरोई को क्रश किया, उससे वो निकाला, क्या निकाला, जिसकी वजह से जापान के जो फार्मर के राइस फील्ड में राइस सीडलिंग को बेकन डिजीज या फुलिश डिजीज के सिम्टम आ रहे थे, रीजन था जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। जिब्रेला फ्यूजिकुरोई से केमिकल निकाला, कुछ तो कॉज कर रहा था। जिब्रेला फ्यूजिकुरोई राइस के सीडलिंग पर अटैक किया, फुलिश डिजीज लाया, कुछ सिम्टम आ रहा था, वो सिम्टम जिब्रेला फ्यूजिकुरोई के कुछ केमिकल सिक्रेशन से हो रहा होगा। ई कुरोसावा ने वो केमिकल निकाला और ये सक्सेस हुए जिब्रेला फ्यूजिकुरोई के स्टेराइल एक्सट्रैक्ट को अप्लाई किया हेल्दी राइस सीडलिंग में, और हेल्दी राइस सीडलिंग को भी हो गया फुलिश डिजीज। तो ये था पहली बार जिब्रेला फ्यूजिकुरोई ही वो रीजन है जो राइस सीडलिंग को बेकन डिजीज कॉज कर रहा था। ऐसा क्रेडिट बेसिकली जा रहा है ई कुरोसावा को। बाद में थोड़ा और टाइम के बाद 1935 और 1938 के आसपास याबुता को तो नाम लिया ही जाता है। याबुता क्या नाम है, क्या प्यारा नाम है, फॉरेन नाम है। सोचो ये नाम अगर इंडिया के बच्चों का नाम रखा जाए, याबुता इधर आओ, याबुता उधर जाओ, वाह, रिकमेंड करिए पड़ोसी को। याबुता के साथ सुमुकी या याबुता के साथ हयाशी साइंटिस्ट का नाम लिया जाता है। कितने प्यारे नाम है, रिकमेंड कर सकते हो आप अपने पड़ोसियों को ये नाम, ठीक है। याबुता और सुमुकी ने जिब्रेला फ्यूजिकुरोई से एग्जैक्टली केमिकल एक्सट्रैक्ट किया और उस केमिकल का नाम, उस हार्मोन का नाम याबुता सुमुकी ने रखा जिब्रेलिन्स, ठीक है। तो जो है हम बोल सकते हैं डिस्कवरी ऑफ द जिब्रेलिन याबुता और सुमुकी को जाएगा। सो यहां रहा स्टोरी, यहां हमने स्टोरी की बात की। मैं सब कर लेते हैं। अ सेंचुरी अगो कहीं कहीं पर आता है या कहीं कहीं पर मेंशन किया गया है अर्ली 1800 इन जापान farmers found that rice seedlings, few rice seedling
few rice seedlings become thin, pale yellow color, spindle shape, length of seedling, length increases 50% more than healthy seedlings, and seedlings become sterile. Seedlings become sterile. और सुनिएगा, these symptoms was due to Becken या Becken disease, also called foolish disease. ठीक है, तो ये रहा बेकन डिजीज की इंट्रोडक्शन। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने बोला लेटर ऑन इन 1918, लेटर ऑन इन 1918 नहीं, ऐसे लिखे, लेटर ऑन होरी 1918 एंड ई कुरोसावा 1926 found that these symptoms was due to attack of fungus named Gibberella fusicuroi. ठीक है, इट इज perfect stage of Fusarium monoliforme. फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्मे इम्परफेक्ट स्टेज है, बिलोंग करता है ड्यूट्रोमाइसिटीज को। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास को। ठीक है, इनिशियली ड्यूट्रोमाइसिटीज क्लास में जब तक इस फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ था तब तक ये फंगस इसी नाम पर ड्यूट्रोमाइसिटीज में रह रहा था, और जब इस फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हुआ तो इस फंगस का नाम चेंज किया गया जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, और इसको रखा गया एस्कोमाइसिटीज क्लास में। फंगस नेम्ड एज जिब्रेला फ्यूजिकुरोई या फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्म ड्यू टू अटैक ऑफ फंगस। ठीक है, तो सुनिएगा, आगे बात कर रहा हूं। ई कुरोसावा succeed to get या to induce, ऐसा बोल सकते हैं, to get same symptoms when he applied sterile extract of Gibberella fusicuroi on healthy seedling। हेल्दी राइस सीडलिंग पर जिब्रेला फ्यूजिकुरोई को क्रश किया। स्टेराइल एक्सट्रैक्ट का मतलब केवल और केवल एक्सट्रैक्ट में जिब्रेला फ्यूजिकुरोई का ही केमिकल होगा, इस एक्सट्रैक्ट में बाकी कुछ और नहीं रहेगा, सो दैट ये डाउट भी नहीं होगा कि क्या पता ये इसमें गया इसकी वजह से। स्टेराइल एक्सट्रैक्ट मतलब एक्सट्रैक्ट हमने लिया, क्रश किया जिब्रेला फ्यूजिकुरोई को, उससे केमिकल निकाला, एक्सट्रैक्ट लिया, उस एक्सट्रैक्ट में बाकी कोई गुंजाइश नहीं रखा मैंने, ना तो उसमें कोई अदर बैक्टीरिया, कोई अदर वायरस, किसी को मैंने उसमें नहीं रहने दिया। इसको हम बोल रहे हैं स्टेराइल एक्सट्रैक्ट।
बात समझा? सो क्लियर हो गया कि फंगस था जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, क्योंकि एक्सट्रैक्ट ऑफ जिब्रेला फ्यूजिकुरोई हेल्दी सीडलिंग में भी अप्लाई करने पर फ्लूइस डिजीज ला रहा है, और एक्सट्रैक्ट ऑफ जिब्रेला फ्यूजिकुरोई जब कुरोसावा ने निकाला तो उसमें किसी अदर पैथोजन को नहीं रहने दिया। बात समझा? ठीक है, और सुनिएगा, याबुता एंड सुमुकी, याबुता एंड सुमुकी isolated the growth promoting substance 1938-35 के आसपास आते हैं ये लोग, substance and named as gibberellins, named as gibberellins। याबुता एंड सुमुकी, कहीं कहीं पर याबुता के साथ साथ हयासी का भी नाम लेते हैं, साइंटिस्ट हयासी। याबुता एंड सुमुकी ठीक है, कोई इतना जो है प्रॉब्लम नहीं है। 1938 में मेंशन कर दे रहा हूं नियर बाई। ठीक है, तो ये रहा पूरा स्टोरी, कैसे जिब्रेलिन्स का डिस्कवरी हुआ, किस फंगस में डिस्कवर हुआ। ठीक है, इरेज कर रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। मोर देन 100 different gibberellins, more than 100 different gibberellins are discovered till now, ठीक है, and they are named as GA1, GA2, GA3, GA4 and so on। कहीं कहीं पर थोड़ा सुनिएगा, टिल नाउ, कहीं कहीं पर यह भी मेंशन है, टिल नाउ मोर देन 125 different gibberellins, chemically different gibberellins are discovered। वैसे तो अपना फर्स्ट चॉइस रहेगा मोर देन 100 डिफरेंट टाइप ऑफ जिब्रेलिन्स, नाम देते हैं जिब्रेलिक एसिड, ये GA रिप्रेजेंटिंग जिब्रेलिक एसिड, जिसको हम जिब्रेलिन्स नाम देते हैं। बात क्लियर है? तो सुनिएगा, इनमें से इन 100 टाइप ऑफ जिब्रेलिन्स में मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड एंड वर्कड जिब्रेलिन इज GA3। GA3 को ही हम रिप्रेजेंटेटिव कंसिडर करते हैं फॉर ऑल अदर जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन्स। ठीक है, C19H26O6 केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड एंड वर्कड जिब्रेलिन इज GA3, क्लियर हो गया? और एक पॉइंट मैं सर करना चाहूंगा, इन जिब्रेला, गिब्रेला, my pronunciation is my pronunciation, your pronunciation is your, कुछ pronunciation मेरा आप यूज कर सकते हैं। जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, इन जिब्रेला फ्यूजिकुरोई up to 15 different gibberellic acids are found। ठीक है, more than 100 different gibberellins are discovered till now in different fungus and plants, ऐसा बोल सकते हैं, in fungus and plants। ठीक है, और नेमिंग कैसे किया जो है जिब्रेलिक एसिड का, GA1, GA2, GA3, where GA3 फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिक एसिड भी कंसीडर होता है। ठीक है,
most intensively studied and worked gibberellin is GA3, which is first discovered जिब्रेलिक एसिड। ये रहा इतनी स्टोरी, बात समझा। सो जापान में कहानी शुरू हुई फार्मर के फील्ड में अर्ली 1800 में। ई कुरोसावा का सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है, जिन्होंने फुलिस डिजीज या बेकन डिजीज के पीछे की वजह एक फंगस को ठहराया, नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, और ये जस्टिफाई भी किए कि जिब्रेला फ्यूजिकुरोई का एक्सट्रैक्ट निकाला, क्रश करके एक्सट्रैक्ट निकाला, उस एक्सट्रैक्ट में कोई अदर पैथोजन को उन्होंने नहीं रहने दिया, इसलिए स्टेराइल एक्सट्रैक्ट बोला। और जब यूज किया हेल्दी सीडलिंग पर, तो जैसा जो है राइस के फील्ड में, राइस के सीडलिंग में फुलिश डिजीज हुआ था नेचुरली, वैसा ई कुरोसावा ने भी पता किया। याबुता एंड सुमुकी ने जिब्रेला फ्यूजिकुरोई से वो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन जो लेंथ ऑफ बेसिकली लेंथ ऑफ द सीडलिंग को, राइस सीडलिंग को इंक्रीज कर रहा था, उस ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस को जिब्रेलिक एसिड नाम दिया। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड 3 सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा पढ़ा या स्टडी किए जाने वाला। ठीक है, बात आगे ले चलते हैं, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर अगर मैं बोलूं जो है नेक्स्ट हेडिंग यहां पर लो, प्रिकर्सर। प्रिकर्सर में थोड़ा सुनिएगा, जिब्रेलिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड, जिब्रेलिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड बाय मेवेलोनिक एसिड। आइए सुनिए, which itself synthesized by एसिटिल कोएंजाइम। ठीक है, सो जिब्रेलिक एसिड का सिंथेसिस मेवेलोनिक एसिड से होता है। मेवेलोनिक एसिड खुद बनाया जाता है एसिटिल कोएंजाइम से। thus we can say finally we can say that precursor of जिब्रेलिक एसिड इज एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए। केमिकल कंपोजिशन जिब्रेलिन्स का पता है आपको, याद करो, हमने बताया है केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर ये एक टाइप का क्या है, टर्पीन्स है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड टर्पीन होता है। रॉ मटेरियल या प्रिकर्सर है एसिटिल कोएंजाइम ए, ऑप्शन में नहीं है तो मेवेलोनिक एसिड ऑप्शन सर्च करेंगे हम। इरेज करता हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, मेंशन करते हुए ले चल रहा हूं जिब्रेलिन के स्टोरी को आगे। दैट जिब्रेलिन्स, देखिएगा मैंने क्या लिखा यहां पर, आर सिंथेसाइज्ड इन रूट एंड शूट अपाइसेस या रूट एंड शूट टिप्स, कॉमा डेवलपिंग embryo and germinating seeds, developing embryo, germinating seeds and buds। एक बात यहां पर बताना जरूरी है, जिब्रेलिन्स का सिंथेसिस हो रहा है रूट के टिप पर, बट रूट के ग्रोथ में कोई रोल नहीं है जिब्रेलिन्स का। रूट का ग्रोथ बेसिकली ऑक्सिन की वजह से होता है। सो मेंशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, देयर इज नो रोल ऑफ जिब्रेलिक एसिड इन रूट ग्रोथ। दो रूट में सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा बहुत सारी बातें। अब स्टार्ट कर रहा हूं, हेडिंग लिया यहां पर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स या फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स या फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन्स। पहला फंक्शन, अब यहां पर मेमोराइज ही करना होगा, ज्यादा लॉजिकल वाली बातें नहीं है। पहला
stem and leaf elongation. Stem and leaf elongation. बस जो लिखा है वही दोबारा लिख देते हैं. जिब्रेलिक एसिड promotes elongation of stem and leaf, has no role in root elongation. बोल ही दिया है. कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑक्सिन का बताओ जल्दी बताओ. ऑक्सिन का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है एपिकल डोमिनेंस. वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन है बोल्टिंग. सुन लो ना जरा. बोल्टिंग बता रहा हूं मैं. बोल्टिंग थोड़ा सुनिएगा. इन certain rosette plants like henbane, cabbage, radish, etc. henbane, cabbage, radish, etc. spraying of gibberellic acid increases length of internodes, which is called as bolting. जिब्रेलिक एसिड आर्टिफिशियल बोल्टिंग करने में यूज हो रहा है. फंक्शन है इसका, ठीक है. और बोल्टिंग का मतलब हमने बताया इंक्रीज करना इंटरनोड्स के लेंथ को. वेल थोड़ा सुनिएगा, मेंशन कर रहा हूं यहां पर. रोजेट प्लांट्स आर दोज प्लांट्स in which there is shortest internode. ठीक है. shortest internode है compact internode. Thus all nodes are present at same point. आइए सुनिए समझिएगा, बता रहा हूं. at same point. हाईली कंडेंस इंटरनोड है. दो नोड के बीच का जो लेंथ है उसको बोला इंटरनोड. वो है ही नहीं, हाईली कंडेंस है, इसलिए दोनों नोड एक ही पॉइंट पर प्रेजेंट है और नोड से ही अटैच्ड होता है लीव्स. इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. आगे मैंने बोला ड्यू टू हाईली कंडेंस्ड इंटरनोड्स, due to highly condensed internodes and presence of nodes at same point, there is formation of whorl of leaves, just like petals of rose, so called as rosette plant. इसलिए रोजेट प्लांट नाम दिया. एंड दिस इंटरनोड का कंडेंस्ड होना, नोड का एक ही पॉइंट पर प्रेजेंट होना, जिससे व्हर्ल ऑफ कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड लीफ, नॉट कॉन्सेंट्रिकली, व्हर्ल ऑफ लीफ रोज के पेटल्स के जैसा बन रहे हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ less synthesis of gibberellins
जिब्रेलिन बाई इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट अबव नोट्स। सुनो, मैं कुछ बोल रहा हूं, यहां पर समझा रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। कंसीडर किया ये एक स्टेम है, यहां पर है नोड है, यहां पर नोड, यहां पर है नोड है, यहां पर नोड। नोड के ऊपर ये जो ब्लैक पार्ट कर रहा हूं, नोड के ऊपर ये जो ब्लैक लाइन कर रहा हूं, यहां पर होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ई है नोड, ई है नोड के बीच का पार्ट ई है इंटरनोड। नोड के ऊपर होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, नाम तो सुना ही होगा, एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में हमने बताया है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का काम है टू रिलीज, टू सिंथेसाइज एंड रिलीज जिब्रेलिक एसिड, और जिब्रेलिक एसिड का काम है इलॉन्गेशन ऑफ इंटरनोड्स। नहीं हो रहा है रोजेट प्लांट में इलॉन्गेशन ऑफ इंटरनोड्स। अब जो है रोजेट प्लांट जिन जिन को बोला जा रहा है उनमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम इनएक्टिव है, जिब्रेलिक एसिड नहीं सिंथेसाइज कर पा रहा है। इसकी वजह से जो है सारे नोड जो है वो एक ही पॉइंट पर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से व्हर्ल ऑफ लीफ एक ही पॉइंट से डेवलप हो रहे हैं। थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना रहा हूं, ये रोज के पेटल्स के जैसा, इसीलिए हमने इसको बोला रोजेट प्लांट, रोजेट प्लांट। ठीक है, रोजेट प्लांट में एग्जांपल ऊपर मेंशन ही किया है, हेम्बेन, देन खैबेज, इसमें बीट भी आता है, रेडिस का भी कहीं कहीं नाम लेते हैं। अब नेचुरली जब ये रोजेट प्लांट रिप्रोडक्टिव स्टेज में इंटर करते हैं, तब इंटरनोड, जो कंडेंस्ड इंटरनोड की वजह से नोड्स एक ही पॉइंट पर प्रेजेंट हैं, की वजह से एक ही पॉइंट से जो है व्हर्ल ऑफ लीफ रोज के पेटल्स जैसा आ रहा है। जब ये रोजेट प्लांट रिप्रोडक्टिव स्टेज में इंटर करते हैं तो नेचुरली ऑक्सिन इंटरनोड को इलोंगेट करने के लिए रिलीज होता है। मेंशन करता हूं, मैं ये इरेज कर रहा हूं, सुनिएगा। नेचुरली इंटरकैलरी मेरिस्टेम produces high concentration of gibberellins just before reproductive stage, results in increase in length of internodes called bolting। ये नेचुरल कंडीशन भी हमने बता दिया, इसके पहले हमने आर्टिफिशियल कंडीशन भी बताया आपको। ठीक है, तो आर्टिफिशियल कंडीशन अगर हमें पता है तो हम नेचुरल कंडीशन से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये था रोजेट प्लांट में बोल्टिंग। रोजेट प्लांट क्या है? जिसमें व्हर्ल ऑफ लीफ बने रोज के पेटल्स के जैसा ड्यू टू कंडेंस्ड इंटरनोड एंड नोड्स आर प्रेजेंट एट सेम पॉइंट। बोल्टिंग क्या है? इलॉन्गेशन ऑफ इंटरनोड। क्लियर है? यहां पर तीसरा और जो है फंक्शन ले रहे हैं सीड जर्मिनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सीड जर्मिनेशन। तो सुनिएगा, इन सर्टेन सीरियल क्रॉप्स, बेस्ट एग्जांपल लिया जाता है समझाने के लिए बार्ली सीड। थोड़ा सुनिएगा, ड्यूरिंग
seed germination, during seed germination gibberellin stimulates, सुनिएगा, बहुत अच्छी सी स्टोरी है, सिंथेसिस ऑफ certain messenger RNA which are responsible for formation of hydrolytic enzymes like अल्फा माइलेज, देन हम बोल सकते हैं प्रोटीएज, लाइपेज एक्सेट्रा। सीड जर्मिनेशन के समय इन द इन्फ्लुएंस ऑफ जिब्रेलिन्स कुछ मैसेंजर आरएनए बनाया जाएगा एम्ब्रियो के अंदर, और ये एम्ब्रियो के अंदर जो मैसेंजर आरएनए बना सीड जर्मिनेशन के समय वो बनाएगा कुछ एंजाइम्स। तो सुनिएगा, these enzymes are involved in solubilization, बोल दीजिए, या मोबिलाइजेशन बोल दीजिए, ऑफ stored foods in endosperm of barley seed। ठीक है, तो सीड जर्मिनेशन में थोड़ा सुनिएगा, बार्ले एक मोनोकॉट है तो इसके पास एंडोस्पर्म होगा, एल्यूरोल लेयर भी होगा जिसमें प्रोटीन स्टोर होता है, और स्टार्च स्टोरिंग पार्ट भी रहेगा एंडोस्पर्म ऑफ द बार्ले सीड। अब जो स्टोर्ड फूड है उसको ब्रेक करेंगे सिंपल कंपाउंड में, सो दैट रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी बनाई जा सके। स्टोर्ड फूड को ब्रेक करने के लिए चाहिए एंजाइम, बनाने के लिए जिब्रेलिन ने बनाया कुछ मैसेंजर आरएनए। ये स्टोरी है सीड जर्मिनेशन में। सीड जर्मिनेशन में एक लाइन में अगर जिब्रेलिन्स का हम फंक्शन बताएं तो जिब्रेलिन्स इंड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स which are involved in breaking of stored food, और बाद में हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, इरेज करता हूं। दो फंक्शन और दिमाग में है, थोड़ा सुनिएगा। जिब्रेलिन्स डिले सेनेसेंस, जिसको हम एजिंग बोलते हैं, senescence of leaves, flowers and fruits। ये सिंपल काम याद रखना होगा। और दूसरा, जिब्रेलिन्स ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। सीड का डॉर्मेंट रहना मतलब इनएक्टिव रहना, सीड का जर्मिनेट ना होना, टेम्परेरी इनएक्टिव सीड है, जर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो सीड डॉर्मेंसी है। सीड डॉर्मेंसी प्रमोट करता है एब्सिसिक एसिड। स्ट्रेस कंडीशन है, न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है बाहर, ड्रॉट है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, लाइट अवेलेबल नहीं है। सीड जर्मिनेट करके क्या करेगा, उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगा बाहर, तो सीड को डॉर्मेंट रखेगा एब्सिसिक एसिड, और इस डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन्स। याद रखिएगा, सीड डॉर्मेंसी को लेके सीड डॉर्मेंसी कॉमा, और बड को भी डॉर्मेंसी ब्रेक करेगा, बड डॉर्मेंसी एक्सेट्रा। ठीक है, बड डॉर्मेंसी जैसे पोटैटो में बड होता है, जहां पर जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बर्ड्स का काम आता है, राइजोम और जो है कॉम, ट्यूबर, इन सब में। ठीक है, तो
डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का काम जिब्रेलिक एसिड का, मेंटेन करने का काम एब्सिसिक एसिड का। आगे हम बताएंगे एंटागोनिस्टिक फंक्शन है। एक फंक्शन दो लोग, एक प्रमोट करे दूसरा डिमोट करे, एंटागोनिस्टिक फंक्शन। बात क्लियर है? तो सुनिएगा, यहां पर एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, जिब्रेलिन्स या ठीक है जो है इस फंक्शन को आगे जितने भी बातें करेंगे उसको हम यूजेज और एप्लीकेशन में ले लेते हैं। ये इरेज कर रहा हूं। इसके पहले कि मैं जो है यूटिलाइजेशन या एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन्स की बात करूं, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। विथ रेफरेंस टू फंक्शन ही बात हो रही है अभी। विथ रेफरेंस टू फंक्शन यहां पर जिब्रेलिक एसिड प्रमोट्स, जिब्रेलिक एसिड प्रमोट्स या जिब्रेलिन्स प्रमोट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। ये आएगा लॉन्ग डे प्लांट्स, ये चैप्टर में आगे आएगा। एलडीपी बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। एंड ऑल्सो हेल्प, ऑल्सो बोल सकते हैं हेल्प इन वर्नलाइजेशन, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट के लिए फ्लावर, थोड़ा सुनिएगा, फोटो पीरियोडिज्म करके हेडिंग आएगा। प्लांट लॉन्ग डे प्लांट है तो लाइट ड्यूरेशन ज्यादा चाहिए, तभी जो है कंटिन्यूअस प्लांट को ड्यूरेशन ऑफ लाइट ज्यादा मिलेगा, तभी फ्लावरिंग होगा। प्लांट है लॉन्ग डे प्लांट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट कंटिन्यूअस कम मिल रहा है, तो अगर मुझे फ्लावरिंग करना है तो मैं जिब्रेलिन्स का यूज कर सकता हूं। तो लॉन्ग डे प्लांट के लिए नेचुरली या तो कंटिन्यूअस डे लेंथ या डे टाइम ज्यादा मिलना चाहिए, वो नहीं अवेलेबल है तो जिब्रेलिक एसिड इंड्यूस करेगा फ्लावरिंग। वर्नलाइजेशन, लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर द फ्लावरिंग आएगा चैप्टर के एंड में, हमें बातें करेंगे। वर्नलाइजेशन, लो टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर डिमांड बाय द प्लांट फॉर द फ्लावरिंग। लो टेम्परेचर नहीं अवेलेबल है, फिर भी प्लांट वर्नलाइजेशन शो करता है। नेचुरली लो टेम्परेचर मिलेगा, फ्लावरिंग होगा, बट वो प्लांट जो वर्नलाइजेशन शो कर रहा है उसको नेचुरली लो टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, जिब्रेलिन्स यूज कर लो। और सुनिएगा, एक यहां पर ले लें, सेक्स एक्सप्रेशन की बात करें तो ये थोड़ा हटके हार्मोन है। जिब्रेलिन्स को हम मेल स्टेरॉइडल हार्मोन से नाम देते हैं। जिब्रेलिन्स also called male steroidal hormone, ठीक है। ये इकलौता हार्मोन है, बाकी जितने भी हार्मोन हमने ऑक्सिन में फ्लावरिंग से रिलेटेड बात किया था, फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करता है। साइटोकाइनिन भी फीमेल फ्लावर आएगा, इथिलीन भी फीमेल फ्लावर, इकलौता हार्मोन है that promotes formation of male flower। इकलौता हार्मोन है जो कि मेल फ्लावर फॉर्मेशन को इंड्यूस करेगा। इवन मोनोइसियस नॉट मोनोइसियस, ऐसा ना बोले, यूनिसेक्सुअल फीमेल प्लांट है या फीमेल प्लांट में डायोसियस मोनोइसियस सुना होगा, तो डायोसियस में मेल और फीमेल प्लांट अलग होते हैं। फीमेल प्लांट में फीमेल फ्लावर की जगह पर मेल फ्लावर डालना है, जिब्रेलिक एसिड को बुलाया जा सकता है, ये मेल फ्लावर इंड्यूस करता है। ठीक है, इरेज कर रहा हूं इसको, बात आगे बढ़ा रहा हूं। यहां पर हमने लिया यूजेज या एप्लीकेशन, यूजेज या एप्लीकेशंस ऑफ जिब्रेलिक एसिड। पहला तो हमने यहां पर मेंशन किया यूज में, फ्रूट के ग्रोथ में इसका बहुत यूज होता है, जिब्रेलिन का फ्रूट ग्रोथ। तो सुनिएगा, जिब्रेलिक एसिड यूज्ड टू इंक्रीज साइज ऑफ एप्पल फ्रूट,
apple fruit, and also betterment of shape, and also used for better shape. ग्रेप्स में जो बंच ऑफ ग्रेप्स होते हैं, थोड़ा सुनिएगा, बंच ऑफ ग्रेप्स जिस स्टॉक पे आ रहे हैं वो स्टॉक छोटा होता है, जिसकी वजह से स्मॉल स्टॉक पर जितने भी ग्रेप्स अटैच्ड हैं वो ग्रेप्स जैसे जैसे बड़े होंगे एक दूसरे के टच में आएंगे और टच की वजह से ग्रोथ रिटार्ड होगा, जिसको हम कॉन्टेक्ट इनहिबिशन बोल सकते हैं। जिब्रेलिक एसिड स्टॉक पे डालो, वो स्टॉक पे जिस स्टॉक पे जो है ग्रेप्स अटैच्ड है तो उस स्टॉक के लेंथ को जिब्रेलिक एसिड बढ़ा देगा, दस कॉन्टेक्ट हट जाएगा, टच ऑफ द फ्रूट हट जाएगा, साइज ऑफ द बंच ऑफ ग्रेप्स भी इंक्रीज किया जा सकता है। सो थोड़ा सुनिएगा, यूज ऑफ जिब्रेलिक एसिड increases length of stalk of grapes, ठीक है, स्टॉक ऑफ ग्रेप, दस grapes size and bunch of grapes can be increased. लेंथ ऑफ स्टॉक छोटा था, 10 फ्रूट ग्रेप्स के बंच में उस छोटे स्टॉक में अटैच्ड थे, मानता हूं मैं। अब जैसे जैसे छोटे स्टॉक में जो 10 ग्रेप्स का बंच अटैच था वो बड़ा हो रहा था, तो एक ग्रेप बड़े होने पर पड़ोसी ग्रेप को टच करेगा, दूसरा ग्रेप पड़ोसी को, तीसरा, तो कांटेक्ट इनहिबिशन होगा। एक ग्रेप दूसरे ग्रेप के साइज को एनलार्ज होने में बैरियर के जैसा काम करेगा। क्या किया जाए, स्टॉक के लेंथ को बढ़ा दिया जाए सो दैट स्पेस मिल जाएगा ग्रेप्स को लेंथ में इंक्रीज करने के लिए। तो बंच ऑफ ग्रेप या साइज ऑफ ग्रेप्स को इंक्रीज कर सकते हैं। यहां पर थोड़ा सुनिएगा, जो है यहां पर साइज ऑफ एप्पल, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, साइज ऑफ एप्पल इंक्रीज्ड आर्टिफिशियली, साइज ऑफ एप्पल इंक्रीज्ड आर्टिफिशियली बाय पोमालिन, कंपाउंड है पोमालिन, एंड पोमालिन इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोकाइनिन प्लस जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन्स। साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन्स को मिला के एक केमिकल बनाया, पोमालिन का यूज करेंगे एप्पल पे साइज इंक्रीज करने में। और यहां पर जो साइटोकाइनिन लिया गया है, साइटोकाइनिन वो है बाप, कौन सा टाइप का, बाप, बेंजीन एमिनोफ्यूरिन, ठीक है। और जो जिब्रेलिन मिक्स किया गया है यह है जिब्रेलिक एसिड 4 प्लस जिब्रेलिक एसिड 7, ठीक है। तो आर्टिफिशियली इंक्रीज इन साइज ऑफ एप्पल, इट इज बिकॉज ऑफ यूज ऑफ पोमालिन मिक्सचर ऑफ साइटोकाइनिन, जिसमें बेंजीन अमाइनोप्यूरिन लिया गया है, एंड जो है जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड GA4 एंड GA7, ठीक है। इरेज करता हूं। फ्रूट की बात हो रही है तो लगे हाथ पार्थेनोकार्पी की बात कर लेते हैं। पार्थेनोकार्पी, बताइए तो सही, पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है? सीडलेस फ्रूट। पार्थेनोकार्पी सीड, फ्रूट विदाउट सीड। सो थोड़ा सुनिएगा, सीडलेस पोमेसियस फ्रूट्स, कंफ्यूज हो गया क्या? पोमेसियस, पोम एक टाइप का फ्रूट है जिसमें ए फॉर एप्पल, पी फॉर पियर आता है, लाइक पियर एंड एप्पल आर ऑब्टेन्ड, सीडलेस एप्पल एंड पियर आर ऑब्टेन्ड बाय यूज ऑफ जिब्रेलिक एसिड
जो है इन या ऑन अनपॉलिनेटेड फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स। ठीक है, फीमेल फ्लावर में होता है कार्पेल, कार्पेल का एक पार्ट है ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल में होता है फीमेल गैमेट। पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब जर्मिनेट, पॉलन ट्यूब बनाएगा जो मेल गैमेट। पॉलिनेशन होने से पहले ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट के साथ मेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन से पहले अगर हम फ्लावर को जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट करें तो जो कार्पेल में ओवरी है वो फ्रूट बना लेगा, उसी को बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। ओव्यूल सीड नहीं बना पाएगा क्योंकि ओव्यूल का सीड में कन्वर्जन फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। फर्टिलाइजेशन के पहले तो पॉलिनेशन होना चाहिए, मैंने पॉलिनेशन के पहले ही जिब्रेलिक एसिड यूज किया है। ठीक है, ये हो गया फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं यहां पर, डिले राइपनिंग, इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिले राइपनिंग। थोड़ा सुनिएगा, जिब्रेलिक एसिड प्रमोट डिले इन ripening of fruits, thus fruits, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड पोस्टपोन्ड कर देगा फ्रूट के राइपनिंग को, thus fruits can left on plant for longer। नहीं चाहिए, फ्रूट नहीं चाहिए अभी प्लांट से हमें, क्योंकि मार्केट में फ्रूट का डिमांड नहीं है, तो क्यों फ्रूट को प्लांट से प्लक किया जाए, क्यों ना प्लकिंग ऑफ फ्रूट फ्रॉम द प्लांट को पोस्टपोन कर दें। इसके लिए फ्रूट को प्लांट पर अटैच रहना पड़ेगा, तो हम उसके राइपनिंग को, क्योंकि राइप कर गया, पक गया तो गिर जाएगा, राइपनिंग को ही हम डिले कर दे, डिले करने में हेल्प कर रहा है जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं माल्ट यील्ड। ठीक है, माल्ट यील्ड, यहां पर फर्मेंटेशन ऑफ बार्ली सीड्स इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, अल्कोहल इंडस्ट्री, इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ बार्ली सीड्स इन ब्रूइंग इंडस्ट्री एनहांस्ड बाय जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड बार्ली सीड में जो स्टार्च है उस स्टार्च को अमाइलेज के थ्रू माल्टोज में ब्रेक करेगा, ब्रूइंग इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन में सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा, जिब्रेलिक एसिड हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ स्टार्ची एंडोस्पर्म ऑफ बार्ले सीड इनटू माल्टोज बाई अल्फा अमाइलेज एंजाइम। अल्फा अमाइलेज एंजाइम ये हमने जो है सीड जर्मिनेशन के समय अभी थोड़ी देर पहले फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में बताया कि जो है जिब्रेलिक एसिड सीड जर्मिनेशन के टाइम पर अल्फा अमाइलेज, प्रोटीज एक्सेट्रा को बनने के लिए सपोर्ट करेगा। तो फर्मेंटेशन ऑफ बार्ली, अल्कोहल इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन में क्या होगा, जो बार्ली के एंडोस्पर्म में स्टोर्ड स्टार्च होगा उसको माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है अल्फा अमाइलेज, वो प्रोड्यूस करने में सपोर्ट करेगा, जिब्रेलिक एसिड इंड्यूस करेगा। ठीक है, इरेज करता हूं। नेक्स्ट जो है यूज यहां पर मेंशन कर रहा हूं जो है शुगर केन के लैंग्वेज में, थोड़ा सुनिएगा, जिब्रेलिक एसिड यूज्ड टू इंक्रीज, बताइए प्लीज शुगर केन में इंपॉर्टेंट क्या है, शुगर केन में इंपॉर्टेंट है
इंटरनोड ऑफ शुगर केन, द स्टेम ऑफ द शुगर केन, जिससे हम शुगर केन का जूस ऑब्टेन करते हैं, वो स्टेम कुछ और नहीं, इंटरनोड का ही मेन वहां पर रोल होता है। सो जिब्रेलिक एसिड यूज टू इंक्रीज लेंथ ऑफ शुगर केन स्टेम, शुगर केन स्टेम, thus productivity can be enhanced, thus productivity can be enhanced 20 tons per acre, 20 टन्स में TONNS आता है, देख लीजिएगा, ठीक है। जितना मोटा, जितना जो है लेंथ रहेगा शुगर केन के स्टेम का, उतना ही ज्यादा हम शुगर केन से जूस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो क्यों ना जिब्रेलिक एसिड को यूज करें और शुगर केन के अनब्रांच्ड मेन स्टेम को एकदम लंबा कर दे, मोर एंड मोर शुगर केन का जूस ऑब्टेन कर सकते हैं। पर एकड़ 20 टन्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज किया जा सकता है। एक और यहां पर मेंशन कर सकते हैं, क्विकर मैच्योरिटी, ठीक है। बताइए मुझे बताइए जिम्नोस्पर्म में सीड और फ्रूट में, ऑप्शन दे रहा हूं, जिम्नोस्पर्म के प्लांट में सीड और फ्रूट में सबसे ज्यादा यूजफुल कौन होता है? बताओ। कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट पार्ट सीड और फ्रूट में चूज किया जाए जिम्नोस्पर्म के प्लांट में, तो आप क्या चूज करोगे? फ्रूट नहीं चूज करोगे, क्योंकि फ्रूट होता ही नहीं जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड वाले प्लांट होते हैं, तो मतलब सीड ही होता है, फ्रूट बनता ही नहीं। तो सुनिएगा, इन कोनिफर्स क्विक, फास्ट एंड early maturity of plants enhanced by use of जिब्रेलिक एसिड। जितनी जल्दी, जितना फास्ट मेच्योर हो जाएगा कोनिफर का प्लांट, फ्लावरिंग जितनी जल्दी आएगा, और सुनिएगा, यूज ऑफ जिब्रेलिक एसिड, thus seed can be obtained very early, ठीक है। कोनिफर का कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट नो डाउट सीड ही होगा। सीड हमें जल्दी चाहिए, उसके लिए हमें प्लांट को जल्दी मैच्योर करना होगा, फ्लावर जल्दी आए, पॉलिनेशन जल्दी हो, ये सब करवाएगा जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। इरेज कर रहा हूं। जिब्रेलिन्स हमने स्टार्ट किया इस वीडियो लेक्चर में। हमने जो है डिस्कवरी के बारे में बातें की, कहां पर जिब्रेलिक एसिड सिंथेसाइज होगा, प्रिकर्सर की बातें की। हमने जो है फंक्शन या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और यूटिलाइजेशन, यूजेज और एप्लीकेशन की बातें खत्म की, ठीक है। यहां पर आते हैं वो एक्सपेरिमेंट या वो टेस्ट जिससे क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डेटा मिलता है किसी भी हार्मोन्स के फंक्शन का बायोसे। बायोसे में 3 बायोसे ले रहा हूं। एक है इंडक्शन ऑफ अल्फा अमाइलेज इन बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट। दूसरा है डॉफ पी टेस्ट। तीसरा है डॉफ मेज टेस्ट, ठीक है। यहां डॉफ पी टेस्ट और डॉफ मेज टेस्ट में जेनेटिकली डॉफ पी एंड मेज can be grown taller या longer by use of जिब्रेलिक एसिड। तो ये कुछ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेस्ट हैं
जो जिब्रेलिन्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, जिसको हम बायोएसे बोलते हैं। ये 3 टेस्ट, ठीक है, एज इट इज याद रखना पड़ेगा। इरेज कर रहा हूं। लास्ट में बात कर लेते हैं जो जिब्रेलिक एसिड के अगेंस्ट काम करने वाले केमिकल है एंटी-GA। इसमें एक है CCC, दैट इज क्लोरोकोलिन क्लोराइड। एक है AMO 1618 केमिकल का नाम, एक है फॉस्फोन डी केमिकल का नाम, और एक है मैलिक हाइड्राजाइड। ये तो स्टार्टिंग में हमने बताया। मैलिक हाइड्राजाइड पोटैटो ट्यूबर के बर्ड्स को ग्रो नहीं करने देगा, डॉर्मेंट रखेगा मैलिक हाइड्राजाइड। और अभी हमने इसमें जिब्रेलिन्स में बताया कि जिब्रेलिन सीड डॉर्मेंसी, बर्ड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। तो ये एंटी जिब्रेलिक एसिड कंपाउंड है जो जिब्रेलिक एसिड के अगेंस्ट काम करेंगे, ठीक है। तो रिमाइंड करिए, मेमोरी बनाइए। जिब्रेलिन्स फिनिश किया, हमें अच्छे अच्छे नाम साइंटिस्ट के सुनने को मिले, जिसका रिकमेंडेशन अगर आप चाहो तो अपने घर में या पड़ोस में कोई नया नया ताजा ताजा बच्चा पैदा हो, आप रिकमेंड कर सकते हो। सुमुखी तिवारी, याबुता पटेल, होरी चौधरी, क्या नाम है, हयासी, याबुता हयासी, सुमुखी, होरी, कुरुसावा मिश्रा, बड़े प्यारे नाम है, ठीक है। वेल, रिमाइंड करिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में बात करेंगे। कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए, अभी के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।